मेरा नाम कोमल है। मैं बीजेएमसी की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। मैम, आप जैसा कि आपको पता है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, नारी शक्ति। तो इस पर मेरा ये सवाल है, हमारे 181 सांसद महिला हो जाएंगे। 181 महिला सांसद होने के बाद में क्या जो महिलाओं की स्थिति आज शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर है वो बदलाव होगा उस पर? जी सर, मेरा ये मानना है कि जब 181 महिला सांसद हो जाएगी अपने यहाँ भारत में, तो इसमें ज़रूर सुधार आएगा। चाहे कोई सी व्यवस्था हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, चाहे कोई सी भी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो पुरुष है वो नहीं समझ पाती कि किन किन चीज़ों से गुजरती है एक महिला। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो पीरियड लीव होती है वो एक मैंडेटरी हो जानी चाहिए इसमें, क्योंकि वो एक ऐसा दौर होता है जिसमें महिला कुछ भी काम करने की कंडीशन में नहीं होती। जैसे कई बाहर की जो कंट्रीज़ है उसमें ये चीज़ मैंडेटरी कि उनको जो नॉर्मल सीएल मिलती है ना वो तो मिलती है, साथ में 2 पीरियड लीव भी मिलती है। तो इसका इंडिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर एक महिला वहाँ बैठेगी, उस पोजीशन पे जाएगी, तभी वो बात कर पाएगी, क्योंकि वैसे उसकी बात को दबा दिया जाएगा। हम हमेशा वैसे मानते हैं कि जो चीज़ मेजोरिटी, जिसकी मेजोरिटी होती है हमेशा उसी की पल्ला हमेशा भारी रहता है। अगर वुमेंस की अगर वहाँ मेजोरिटी बढ़ेगी या वुमेन ज़्यादा आएंगी तो हर चीज़ पर काम करेंगी। चाहे बजट का देख लो आप, बजट मैनेजमेंट, घर का बजट मैनेजमेंट जो है वो एक महिला करती है, तो कितना सलीके से और कितना खूबसूरती से वो चीज़ पेश करती है। तो अगर वो सांसद में होगी, वहाँ उनकी बात होगी या फिर वहाँ पे वो करेगी, तो वो एक अलग ही तरीके से निखारेगा। जैसे हम देख सकते हैं, और आने वाले समय में हर चीज़ में सुधार आएगा। एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें भी एक महिला का जो पर्सपेक्टिव है, एक स्ट्रक्चर वो बना के रखती है। इतना मेल इतना अच्छे से नहीं बना सकती, जो पुरुष है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर सकते। उसमें महिला अगर वहाँ आएगी तो बहुत सी चीज़ें बना के, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक चीज़ में वो अलग लेवल पर लेके जाएगी उस चीज़ अभी को। आपने कुछ एनसीआरबी का डेटा पढ़ा होगा, 2019-2021 के बीच करीब लगभग 13 लाख महिलाएं लापता हो चुकी है। आपको पता होगा शायद 13 लाख महिलाएं लापता हो चुकी हैं। उनके बारे में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, सरकार के पास कोई भी डेटा नहीं है, जिसमें 18 साल की लगभग 10 लाख महिलाएं हैं। क्या 181 सांसद बनने के बाद महिलाएं सांसद जब संसद में बैठेंगी तो महिलाओं के बारे में विचार करेंगी, महिलाओं की शक्ति, महिलाओं की ताकत और महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं की बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगी? जी, वो ज़रूर बात करेंगी। अगर एनआरसी उस एनसीआरबी का जो अभी डेटा है लेटेस्ट क्राइम रेट का, अगर हम बात करें तो राजस्थान सेकंड पोजीशन पे है उसमें पूरे भारत में। तो अगर वुमेन वहाँ जाएगी तो वो इन चीज़ों पर ध्यान देगी, क्योंकि एक नॉर्मल वुमेन पुलिस स्टेशन में भी सेफ़ नहीं है। तो जितने भी अपने इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें भी अलग अलग बदलाव आएंगे, अलग अलग लॉज आएंगे। एक वुमेन अपने हिसाब से, मैन क्या लॉ बना देते हैं कि वुमेन को सिर्फ इतनी चाहिए, उन्हें ये नहीं पता कि इससे ज़्यादा उनको सिक्योरिटी चाहिए, इससे ज़्यादा लोगों की सोच को बदलना चाहिए। अगर एक वुमेन वहाँ जाएगी तो सोच भी बदलेगी। वहाँ पे अपना जो लॉ है उसके क्राइटेरियाज, उसका जो बाउंडेशन, उसको एक दायरे में नहीं रखेगी, उसको आगे ज़्यादा एक्सपेंड करेगी और हर चीज़ को आगे तक सोचेगी। एक सीमित उसमें नहीं सोचेगी, वो उस चीज़ को बियॉन्ड जाके सोचती है कि हाँ इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसमें जो लापता हुई है, जनरली आदमी इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहते, वो इस चीज़ को नकार देते हैं कि इस डाटा को, या तो कोई रिपोर्ट आती है या कोई भी बात इसकी अगर छिड़ती भी है तो उस चीज़ को दबा दिया जाता है। तो वुमेन अगर वहाँ रहेगी तो वो अपनी बात को उठा सकेगी ईजिली और वो लोगों तक पहुँचा सकेगी। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है, जैसे कि आपको पता है 10वीं और 12वीं के जब रिज़ल्ट आते हैं तो महिलाओं का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा आगे तक होता है। जैसे हम ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो महिलाओं का जो स्तर होता है रिज़ल्ट का या फिर एजुकेशन का स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या परिवार सहयोग नहीं करते हैं? क्या महिलाएं आगे पढ़ने की इच्छुक नहीं होती हैं? क्या उनको घर से हमें उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है, या पुरुषों के प्रति परिवार का सपोर्ट ज़्यादा होता है? सर, इसका मैं कहना चाहूँगी 11th-12th का जब हम रिज़ल्ट देखते हैं तो छात्राओं का जो रिज़ल्ट रहता है वो हर बार से ही ज़्यादा है, और अभी इसके टाइम में पिछले कुछ समय में हमेशा से बढ़ता ही रहा है, कभी घटा नहीं है। तो इसमें और ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जिम्मेदारी की बात आ जाती है। लड़कियों की जनरली शादी हो जाती है कि आप 11th-12th या ग्रेजुएशन में आते आते उनकी शादी कर दी जाती है, तो उनके पास डबल बोझ होता है। एक तो खुद की फैमिली, ससुराल वाली फैमिली, दूसरी चीज़ ससुराल वाले इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। कई फैमिलीज़ में उनका ये होता है कि हमें बहू पढ़ी लिखी चाहिए, बट इतनी कि वो अपने मायके से पढ़ के आए उतनी काफ़ी, हम नहीं पढ़ाना चाहते। काम चलाओ टाइप का चाहिए होता है उनका। तो इसमें एक चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ इसमें जितना सपोज अगर नॉर्मल जैसे
फैमिलीज़ की बात करें तो वो सिर्फ ये सोचते कि प्राइवेट कर लेगी, रेगुलर कॉलेज नहीं भेजते उन्हें, प्राइवेट करवा देते हैं कि ग्रेजुएशन ही तो करनी है, शादी के लिए सिर्फ एक ग्रेजुएशन का थप्पा चाहिए होता है कि ग्रेजुएट है, शादी जल्दी से हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए वो प्राइवेट करवा देते हैं, जिसमें ना तो वो रेगुलर जाती है, क्योंकि इंसान प्राइवेट में इतना अच्छे से नहीं सीखता जितना वो रेगुलर जाके बात सीखता है या देखता है, करता है, क्योंकि हमें पता है कि चीज़ें देखने से और करने से इजीली समझ में आती है और अपने जहन में भी उतरती है। तो चीज़ यही है कि वो उनको प्राइवेट करवा देते हैं। दूसरी चीज़, लड़कों को इसलिए महत्वता देते हैं कि लड़के की शादी नहीं होगी अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो। लड़की तो ग्रेजुएट या फिर 12th पास चल जाती है, लड़कों की शादी नहीं होती। तो एक चीज़ ये भी है, और इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि फैमिली और जो बिरादरी वाले या समाज वाले लोग वो बोलते हैं कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो तुम इतना, ये जाके दूसरे के घर में काम करेगी, ये कौन सा नौकरी करने वाली है, सामने वाला कौन सा इसको जॉब करने देगा। तो ये चीज़ हो जाती है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाती और ग्रेजुएशन लेवल पे उसका जो परसेंटेज है वो हमेशा डाउन रहता है। क्या नाम है? भूमि यादव। भूमि जी, जो महिला आरक्षण बिल सदन में पास हुआ है और आज राज्यसभा में भी पेश होकर ये राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा कानून बन जाएगा, इस पर आपके क्या विचार हैं? पहली बात तो ये कि महिला आरक्षण बिल अभी तक पास हुआ नहीं है। 27 सालों से ये बिल पेंडिंग पड़ा था। महिला आरक्षण बिल अभी तक 84 सीट्स थी, अगर ये पास हो जाता है 33% SC और ST के रिजर्वेशन कोटे से, तो इसकी सीट्स आने वाले चुनाव के बाद जो बिल पास होगा तो 181 हो जाएंगी। और मेरा मानना है कि महिला आरक्षण बिल से काफ़ी राहत मिलेगी महिलाओं को। पर मेरा एक निजी सवाल ये है कि जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है वो SC और ST को क्यों? OBC में क्या पिछड़े वर्ग की महिलाएं नहीं हैं? क्या उनको ऐसा रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलना चाहिए? तो मेरी मांग तो सिर्फ ये एक मांग है कि OBC की जो महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन का कोटा दिया जाए। मतलब आपकी मांग ये है रिजर्वेशन टू रिजर्वेशन जो SC ST को दिया गया है उसमें OBC की भी मांग होनी चाहिए। यस सर। मैं बताई ना 33% आरक्षण मिल रहा है। पहले तो 82 सीट्स थी, अभी 181 हो चुकी है होंगी। तो अगर हम बात करें कि महिला जो अभी बढ़ रही हैं उस सांसद में उनकी ज़्यादा भागीदारी रहेंगी तो कहीं ना कहीं सही भी है। और अगर वो आती हैं तो अगर वो सेफ्टी की बातें करती है, शिक्षा की बातें करती हैं, तो हर एक सराउंडिंग से चारों तरफ से देखें तो वो ठीक है। वो आती हैं तो कोई ना, हालांकि जितने भी सांसद में लोकसभा में हैं वो सब कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर एक महिला आती है तो ऑफकोर्स एक महिला के लिए कुछ कर सकती हैं। वो शिक्षा में बदलाव लाएंगी, शिक्षा में बदलाव, उसके बाद उनके जो मेन महिला का जो मेन मुद्दा होता है वो होता है उनकी सेफ्टी को लेकर, तो वो सेफ्टी में बदलाव लाएंगी। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आती हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि हाँ 33% आरक्षण मिला है तो सही है। सही है। इस बिल के आने के बाद में 181 सीटें हो जाएंगी महिलाओं के लिए आरक्षित। तो ऐसा कुछ स्पेशली महिलाएं जब सदन में पहुंचेंगी तो कुछ महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगी, क्या उम्मीद है आपको? ऐसा तो लगता है कि अगर वो आती हैं तो कुछ ऐसा बिल पास करवाएंगी जिससे कि महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि अभी भी है कुछ, बट कुछ चीज़ क्षेत्र में है ना कि बहुत हालत वैसे कुछ खास नहीं है जी। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो समाज में हैं अराउंडिंग सभी के आसपास में आपने देखा होगा जो महिलाओं की स्थिति होती है बहुत दयनीय होती है। तो ये जैसे ही बिल पास हो जाएगा उसके बाद में क्या लगता है आपको ये जो स्थिति है आगे एकदम से बढ़ जाएगी, अच्छी स्थिति हो जाएगी? क्या वही विचार रहेंगे लोगों के? नहीं, अगर हम बात करें तो वो एकदम से तो अच्छी नहीं होती, उसमें भी समय लगता है। हर एक चीज़ में समय लगता है, उसको बदलने में, उसको स्वीकार करने में भी समय लगता है। तो अगर वो बिल पास होती है तो उसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ इतना उम्मीद है कि अगर समय लगेगा तो वो चीज़ अच्छी ज़रूर हो। महिलाएं इस बिल के आने के बाद खुद को ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगी? अब ये तो उनके फैमिली बैकग्राउंड पे निर्भर करता है ना, क्योंकि हाँ कुछ क्षेत्र में महिलाएं हैं कि जो ताकतवर समझेंगी कि हाँ हमारे पास वो चीज़ आ चुकी है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके पति का हाथ होता है। तो ये चीज़ बहुत सारे क्षेत्र में सही भी होंगी, लेकिन 100% हो जाएगी इसकी गारंटी तो नहीं हो सकती है जी। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाएं वाकई पिछड़ी हुई हैं। वो जो बिल पास करते हैं उन पे जो महिलाएं जो आ रही हैं, अब वो कौन कौन सी स्कीमें लाती हैं तो उस पर निर्भर करता है कि वो पिछड़ी वर्ग जो हैं उन वो चीज़ें सुधरेंगी कि नहीं सुधरेंगी। हालांकि इतना उम्मीद है कि सुधर जाएंगी, लेकिन एकदम से सुधर जाएंगी, जितनी भी समस्याएं हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल लगा। BAJMC फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। नितेश जी, जैसे कि ये बिल लेके आया जा रहा है, क्या आप मानते हैं इससे पुरुष प्रभावी होंगे? कुछ नहीं, प्रभावी होंगे। 70 साल से ज़्यादा आज़ादी को हो गए,
पहले ही इस बिल को आ जाना चाहिए था। 23 साल से हम प्रयास भी कर रहे हैं। एचपी देवेगौड़ा हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, मनमोहन सिंह की सरकार हो गई और मोदी सरकार भी काफ़ी टाइम से बोल रही है। पर अच्छा है कि ये बिल इस टाइम आ गया है और जल्दी इस पर कार्य होना चाहिए और प्रभावित तो करेगा, ये देश की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है आपसे, कुछ लोगों का मानना है या फिर जो बातें चलती हैं, जब चर्चाएं उठती हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ पहुंचती है। मेरा ये सवाल है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये चुनावी दौर में लाया जा रहा है, एक चुनावी एजेंडा है, ऐसा आप मानते हैं सरकार के लिए? नहीं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि और अमित शाह जी का भी बयान है कि ये उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। ठीक है, चुनावी मुद्दा होता तो मुझे लगता है कि ये उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करते, ना कि इसको इतनी जल्दी से पास करके, क्योंकि अगर कोई भी मुद्दा चुनावी होता है तो काफ़ी दिन तक टीवी में चलता है, उसके ऊपर डिबेट्स होती है और चुनावी मुद्दा ये तब नहीं रह जाता है जब इसको सभी पार्टियों का समर्थन मिल गया है। जी, समर्थन तो सभी पार्टियों का मिला है, लेकिन उनका कहना ये है कि 4.5 साल बीत चुके हैं, अब चुनाव का जब समय आ रहा है तो ये कानून लेके आया जा रहा है, पास किया जा रहा है। तो आप मानते हैं इस चीज़ को कि ये चुनावी दौर है? नहीं, इसका तो फिर ये हो गया ना कि जैसे सरकार बनी तो 1-2 महीने में, 6 महीने में आप सारे काम खत्म कर दो, कि मतलब कोई भी काम 4 साल बाद होगा तो कि आपने पहले क्यों नहीं किया। देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, कुल मिला के 30 साल का ये जो सफ़र है ये ख़त्म हुआ और ये बिल आ गया, इसकी हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि इस पे ऊपर सवाल खड़े करने चाहिए। और सरकार कोई भी बिल लाती है तो उसके पहले एक रिपोर्ट्स बनती है, कमेटी बनती है और काफ़ी रिसर्च उस पर होती है कि ये बिल कैसे बनेगा, क्या होगा, कब होगा। नहीं, ऐसे ही अगर बिल इनको लाना होता, चुनावी मुद्दा होता, तो मुझे लगता है ये कि 6 महीने या 1 साल पहले इस बिल को ला के 2024 के चुनाव में इसको 181 सांसद हो जाएंगे हमारे महिला, तो जो संसद की गरिमा है क्या वो बरकरार बनी रहेगी? उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा जहां कई बार ऐसा देखा जाता है कि संसद में अभद्र शब्द या फिर अमानवीय शब्द बोले जाते हैं? जी, संसद में भी बोले जाते हैं और संसद के बाहर भी जो बड़ी बड़ी महिला नेता है उनको सुनने को मिलता है, उनको टारगेट किया जाता है। उनके सामने जो विपक्ष में खड़े होते हैं वो नेता भी उनको टारगेट करते हैं। तो ये शायद संख्या बल कम है इसीलिए, क्योंकि वो अभी भी अगर सांसद बन चुकी है, मंत्री बन चुकी है, पर वो उस पावर में नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय मिला तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी है, वो भी अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, पर ये जब संख्याएँ बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि कैबिनेट मंत्रालय में भी जब मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तो उसमें भी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी।